चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो भी मटेरियल है उसको कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। एक कंडक्टर, जनरली उसमें मेटल्स को लेते हैं। दूसरा सेमी कंडक्टर, और तीसरा उसमें आएगा इंसुलेटर्स। तो ऑलरेडी कंडक्टर की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके होते हैं फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के दौरान। सेमीकंडक्टर की क्या उपयोगिता है, सेमीकंडक्टर का क्या यूज है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर सेमीकंडक्टर की मदद से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको कहते हैं। आपने दो तरह के डिवाइसेस का नाम सुना होगा, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। और बार बार कंफ्यूज होते होगे कि क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दोनों में तो करंट ही ट्रांसफर कराते हैं, दोनों में तो करंट देते हैं और कुछ कुछ काम कर देता है वो। जैसे आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक मोटर आप यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना। लेकिन जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, जब आप मोबाइल यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो क्या डिफरेंस है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं। क्या कराते हैं, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उसमें बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने देते हैं, जो फ्लो हो सकता है उस कंडक्टिविटी के साथ वो फ्लो होने देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। तो पहले के टाइम में भी जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाना था, आप अगर बहुत पहले का समय देखें तो उस समय सुनते होंगे कि कंप्यूटर हीट हो जाता था, है ना। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे उस समय सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था उस लेवल पे, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग वहां नहीं हो रहा था। तो वहां जो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होते थे वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे। यहां भी हम लोग वैक्यूम क्रिएट करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते थे। जैसे आपने वैक्यूम ट्यूब्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक एंड को कैथोड कहते हैं, दूसरे एंड को एनोड कहते हैं, और इसमें हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं। उसमें हम लोग कितना गैस रखेंगे वो कंट्रोल कर सकते हैं, कितना इवैक्यूएट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो कैथोड एंड होता था उसको हम लोग हीट करते थे और वहीं से इलेक्ट्रॉन निकालते थे। ठीक है भाई, वहां से इलेक्ट्रॉन कैसे लाते थे, कैथोड को हीट करके, मतलब हाई मान लो करंट ट्रांसफर कर दिया तो उससे क्या होगा, वो हीटिंग इफेक्ट आएगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग कैसे कंट्रोल करते थे, बाय वेरीइंग द वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच के वोल्टेज को वेरी करके हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराएंगे उसको कंट्रोल कर सकते थे, और इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करते थे। तो यहां पे ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहा है। ये वैक्यूम ट्यूब्स में जरूरी नहीं कि दो ही इलेक्ट्रोड हो, हमेशा तीन इलेक्ट्रोड, डायोड, ट्रायोड, क्वाड्रोड, ये सब भी होता था, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते थे। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। आप जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो मेनली आपको डिसएडवांटेजेस दिखेगा। क्यों, हम लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं किसकी तरफ, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ, मतलब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। वैक्यूम ट्यूब से इधर शिफ्ट की, क्यों शिफ्ट की, इसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज था। क्या क्या डिसएडवांटेज था, तो पहले तो ये बल्की हुआ करता था, है ना, खूब हाई मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है। ग्लास ट्यूब बनाना होगा, बल्की होगा, कैथोड मोटा सा, एनोड मोटा सा, तो बल्की वैक्यूम ट्यूब्स बनाना होगा। वैक्यूम क्रिएट करना होगा हर बार, वैक्यूम क्रिएट करके अगर रख भी दिया है तो मतलब हमेशा वो बल्की रहेगा, बहुत हैवी रहेगा। नेक्स्ट, हाई पावर कंजम्पशन, क्योंकि इसको हीट करना है, हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना होगा, तो इसमें हाई पावर कंजम्पशन होगा। उसके अलावा हीट करने के लिए हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सब डिसएडवांटेज जैसा दिख रहा है। उसके अलावा इनका लाइफ जो लिमिटेड होता था, जल्दी खराब हो जाते थे, और रिलायबिलिटी भी लो होता था, कब काम करेगा और कब नहीं काम करेगा कोई अंदाजा नहीं। तो इन सब डिसएडवांटेजेस की वजह से हम लोग शिफ्ट किधर करके, बोलो,
सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ, और इसी को मेनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस पे बेस्ड है? जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स है उस पे बेस्ड है। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स, अगर एलिमेंटल की बात करें, एलिमेंटल जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, तो ये आपने पढ़ा होगा कि ये सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। तो ये एलिमेंट है, उसके अलावा कंपाउंड्स भी तो हो सकता है ना। तो जो भी सॉलिड स्टेट में, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, वो जो सेमीकंडक्टर्स हैं, लिक्विड स्टेट वाले नहीं, केवल सॉलिड स्टेट वाले सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स हैं और उनसे बना हुआ जंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग कि ये जंक्शन क्या होता है। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स और उन सेमीकंडक्टर से बने हुए जंक्शन जो है वो हमको अलाउ करते हैं कि वी आर एबल टू कंट्रोल द डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वो हमारे हाथ में आ जाता है, कितना हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहते हैं, ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग सेमीकंडक्टर्स एंड देयर जंक्शन। ठीक है भाई, उनसे बने हुए जो सब हम लोग डिवाइसेस यूज करेंगे उसमें हम लोग ये कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है भाई, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सब एडवांटेज होगा, जो पहले डिसएडवांटेज था सब एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वहां पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हीट करना होता था कैथोड को, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन को या चार्ज कैरियर को निकालने के लिए लाइट काफी, लाइट मतलब सनलाइट या कोई और सोर्स ऑफ लाइट से लाइट, थोड़ा बहुत हीट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीटिंग, या स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज, पहले हाई अप्लाइड वोल्टेज का जरूरत था, अब स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज का जरूरत है। ये जो है दीज कैन चेंज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो अगर छोटे छोटे चीजों से ही नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चेंज किए जा सकते हैं, मतलब बहुत कम एफर्ट से आप वहां पे इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, इसमें कोई वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, नो वैक्यूम नीडेड। थर्ड, लो पावर एंड लो वोल्टेज कंजम्पशन, इसमें वोल्टेज कंजम्पशन भी कम था, पावर कंजम्पशन भी कम था, मतलब कम वोल्टेज का भी रिक्वायरमेंट है। आप जानते हैं एलईडी बल्ब जानते हैं, एलईडी बल्ब इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है। तो उसमें बहुत कम पावर कंजम्पशन होता है ना। आप देखिए जो मोबाइल फोन्स हैं उसका इतना सारा फंक्शन बढ़ गया है, फिर भी आप देखिए वो बहुत कम वोल्टेज में आपका काम चला दे, तो इतना लंबा समय टिक जाता है छोटा सा सेल, है कि नहीं। क्यों टिक पाता है? क्योंकि इतने सारे फंक्शंस के बावजूद उसमें जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पावर है वो बहुत कम है, ठीक है। इतना फंक्शन कर रहा है भाई और तब भी बहुत कम पावर कंजम्पशन कर रहा है। तो लो पावर एंड लो वोल्टेज इसको चाहिए। नेक्स्ट है लॉन्ग लाइफ एंड रिलायबिलिटी है। आप देखिए मोबाइल फोन कितना लंबा लंबा टिक जाता है, भले आप नया मोबाइल सेट के चक्कर में उसको बदल दें, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको लंबा समय तक टिका सकते हैं। तो लॉन्ग लाइफ है और रिलायबिलिटी भी आ गई है, ठीक है भाई। उसके अलावा इसमें कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है, तो जो डिवाइस उस पर काम कर रहा है उसमें हीटिंग का प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में बताया कि पहले के कंप्यूटर्स में होता था वो नहीं रहा, या ये कहें कि बहुत ही कम हो गया है, ठीक है भाई। इसी की वजह से आप देखिए पहले बल्कि होता था तो इतना मोटा कंप्यूटर आता था, है ना। अब देखिए स्क्रीन कितना पतला हो गया है, तो मतलब कि पहले जो इतना भरा हुआ चीज हुआ करता था अंदर में कंपोनेंट्स, अब उसको हम पूरा कॉम्पैक्ट बना पाए हैं, तो साइज भी स्मॉल हो गया है, कॉम्पैक्ट बन गया है, ज्यादा सुंदर दिखता है। ये सब एडवांटेजेस हो गए सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो ये कहां से आता है, इसका बेस क्या है, इसका क्या फाउंडेशन है, ये पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। पहले आप इतना कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो पूरे सॉलिड को हम लोग मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। उनका जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रेंज है वो यहां दिया हुआ है। जैसे कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी जो होगा वो 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होगा, और उसी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का जो रेंज होगा वो 10 टू द पावर 2 टू 10 टू द पावर 8 साइमन पर मीटर होगा। सिमिलरली इंसुलेटर के लिए 10 टू द पावर 8 ओम मीटर से बड़ा या उसी के रेंज में जो रहे उसको इंसुलेटर कहेंगे। रेजिस्टिविटी का ये रेंज है
और उसका जो कंडक्टिविटी का रेंज होगा वो 10⁻⁻8 साइमन पर मीटर होगा। सिमिलरली सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो रेजिस्टिविटी जो है वो 10⁵ से लेके 10⁻0 या ये क्या है 10⁻0 या 1 ओम मीटर से 10⁵ ओम मीटर तक उसका रेजिस्टिविटी का रेंज होगा। और जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए 10⁻⁵ से 10⁻0 यानी 1 साइमन पर मीटर जो होगा वो उसके कंडक्टिविटी का रेंज होगा। सेमीकंडक्टर को बाकी दो चीजों से अलग क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसका रेजिस्टिविटी हाई है मेटल के कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टिविटी हाई है, लेकिन इंसुलेटर इतना भी नहीं। तो ये ऐसा नहीं कि जीरो कंडक्शन शो करेगा, थोड़ा कंडक्शन शो करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो फुल कंडक्शन भी शो नहीं करेगा। तो जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करने की जरूरत है वहां ये काम आ सकता है। सेकेंड, इसका अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा था। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसका हाई होता है और नेगेटिव होता है। हाई होने से क्या होगा, अगर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हाई है तो वेरिएशन हाई होगा। और नेगेटिव होने का क्या मतलब है, नेगेटिव होने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। आपको याद होगा इसका ग्राफ हमने बनाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इस तरह का ग्राफ होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है टेम्परेचर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है ना, हाई टेम्परेचर पे ये बेटर कंडक्टर बनेगा। अब अगर ये बेटर कंडक्टर बनता है तो ऑब्वियसली मतलब शुरुआत में भले ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करा सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। थर्ड ये पॉइंट है कि इसके पास नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर जो है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन विथ मेटल। जैसे मेटल में आपने याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक डेरिवेशन किया था I = NeAVD, है ना, जहां पे N क्या था बोलो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे जो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ मेटल। आपको याद होगा मेटल के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो N पे कोई खास असर नहीं होता, है ना, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्योंकि बेचारे का N बहुत कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने से N काफी बढ़ जाता है। तो ये चीज, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए काफी यूजफुल होती है। तो अब हम लोग, अब सेमीकंडक्टर हो गया, मतलब जितना सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन था वो हमने देख लिया, और अब हम लोग डायरेक्ट आ जा रहे हैं सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन। सेमीकंडक्टर को अगर क्लासिफाई करें तो उसका क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, दो पार्ट में बांट सकते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। बेसिकली एलिमेंट वाले जो सेमीकंडक्टर हैं उसको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहेंगे, और वैसे सेमीकंडक्टर जो कंपाउंड्स के हैं उनको कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहेंगे। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का ऑलरेडी बता चुका हूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम एग्जांपल है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर का इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड दो अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे CDS है ना, कैडमियम सल्फाइड होना चाहिए, गैलियम आर्सेनाइड होना चाहिए, है ना, GaAs। तो ये बहुत वाइडली यूज्ड भी है, इसका अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो पॉलीपायरॉल और पॉलीएनिलीन, ये जो है ये भी सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर का एक और क्लासिफिकेशन है, वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे एक एक करके। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मतलब इसमें इंप्योरिटी बहुत ही कम होती है, बहुत कम मतलब लेस देन 1 × 10⁻10 पार्ट। मतलब मान लो सिलिकॉन ही है तो उसमें कोई और एटम कितना कम होगा, 10⁻10 सिलिकॉन के सामने एक से कम, ठीक है भाई, एक से कम। मतलब अगर हर 10⁻10 सिलिकॉन के सामने एक ही इंप्योरिटी हो सकता है या उससे भी कम इंप्योरिटी होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब बहुत हाईली प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योरिटी नहीं होता है, इसमें इंप्योरिटी होता है।
मतलब अलग से डालते हैं, इम्प्योर बनाते हैं इसको, और उस मेथड को कहते हैं डोपिंग। हम उसके अंदर एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी डालेंगे। तो ये एकदम डिटेल में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, डोपिंग क्या होता है, सब कुछ एक डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे, क्योंकि क्लासिफिकेशन कर रहे थे सेमीकंडक्टर का, तो दो अलग अलग बेसिस पे दो अलग अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया। एक हो गया कि वो एलिमेंट है कि कंपाउंड है इसके बेसिस पे, और दूसरा हो गया कि वो प्योर है या इम्प्योर है उसके बेसिस में, उसमें कैसा चार्ज कैरियर होगा, ये सब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इतना पहले कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं बैंड थ्योरी फॉर सॉलिड्स। एक्चुअली में अगर आप देखें कोई चीज कंडक्टर क्यों है, कोई चीज सेमीकंडक्टर क्यों है, कोई चीज इंसुलेटर क्यों है, ये दिमाग में आपके आएगा और सोचेंगे कि भाई ये क्या कारण है कि कोई एक चीज कंडक्टर है और दूसरा इंसुलेटर है ना। तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला थ्योरी है कि हाँ भाई, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए वो कंडक्टर है, और बाकी दोनों का कंडक्शन होना वैसे पॉसिबल नहीं है। जैसे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में उस तरह से कंडक्शन होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर थ्योरी बनाया गया है और उसी का नाम है बैंड थ्योरी। सॉलिड्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को, बहुत सारे जो वो प्रॉपर्टीज शो करता है उसको एक्सप्लेन करने में ये बैंड थ्योरी हमको हेल्प करता है। तो कहां से शुरू होता है ये बैंड थ्योरी, ध्यान से समझें। एक आइसोलेटेड एटम कंसीडर करें, जैसे आपने हाइड्रोजन एटम देखा था एटम्स में, तो उसमें जो अलग अलग ऑर्बिटल हैं, जो अलग अलग ऑर्बिट हैं, उनको अलग अलग एनर्जी लेवल कहा जाता है। कहा जाता है भाई, और सबका अपना डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। जैसे n इक्वल्स टू 1, ये क्या है, n इक्वल्स टू 1 जो है वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है, क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट। n इक्वल्स टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाता है किसी हाइड्रोजन के लिए, लेकिन ये भी ग्राउंड होगा ना किसी और एलिमेंट के लिए। मान लो लिथियम हो गया, तो लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में होगा और एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 पे होगा, है ना भाई, एंड सो ऑन। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम हो तो उसके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, और ये एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। वहीं पे अगर दो एटम बहुत क्लोज आए तो क्या होगा सोचें, उनका जो एनर्जी लेवल्स होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस पे फोर्स लगाएगा, एक न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, दूसरा न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, और इसकी वजह से उनके ऑर्बिट्स का जो एनर्जी लेवल है वो चेंज करेगा। लेकिन कौन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा, आप इमेजिन करिए कि दो एटम जब नजदीक नजदीक आ रहे हैं तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो ज्यादा अफेक्टेड होगा। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ऑब्वियसली वो ज्यादा अफेक्टेड होगा। इनर में जो ऑर्बिट है, मान लो 1s की बात करें या 2s की बात करें, वो बहुत कम अफेक्टेड होगा। आउटर ऑर्बिट्स जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो देखिए दो एटम के लिए अगर एनर्जी लेवल्स बनाए तो देखिए n इक्वल्स टू 1 ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ, n इक्वल्स टू 2 अफेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन n इक्वल्स टू 3 में जो दो एटम्स हैं उनके दोनों का एनर्जी लेवल थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन के साथ आया है। ठीक है भाई, दोनों का n इक्वल्स टू 1 को इंसाइड कर रहा है, दोनों का n इक्वल्स टू 2 को इंसाइड कर रहा है, लेकिन दोनों का n इक्वल्स टू 3 जो है आपस के इंटरेक्शन की वजह से स्लाइट वेरिएशन ऑफ एनर्जी रखा हुआ है। मतलब थोड़ा सा एनर्जी लेवल अलग अलग हो गया, मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो है वो दोनों नजदीक आ गए एकदम। अब इसमें बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और यहां से यहां चला जा सकता है। इतना कम एनर्जी गैप है उनके बीच में कि नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन जा सकता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो ये होगी दो एटम की बात। अगर बहुत सारे एटम हो, क्रिस्टल में एटम है ना, तो अब आगे हम लोग क्रिस्टल एटम की बात की चर्चा करेंगे। एटम इन क्रिस्टल की चर्चा होगी। तो एटम इन क्रिस्टल जो होगा n इक्वल्स टू 1 को वो भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा, n इक्वल्स टू 2 को नहीं अफेक्ट कर पाएगा। मान रहे हैं कि n इक्वल्स टू 3 जो है वो आउटर मोस्ट है तब, ठीक है भाई। तो n इक्वल्स टू 3 में आप देखिए बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बन गए। क्यों?
क्रिस्टल में एक एटम के सराउंडिंग में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो सबका n=3 का जो एनर्जी लेवल होगा वो अलग अलग आ जाएगा, थोड़ा वेरिएशन के साथ, मतलब बहुत बड़ा गैप नहीं रहेगा लेकिन हल्का हल्का वेरिएशन के साथ ये चीज बन जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल की वजह से जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे वो एक ग्रुपिंग बना लेते, और ये ग्रुपिंग के बीच में जो सारे एनर्जी लेवल्स हैं वो इतने नजदीक हैं कि बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जा सकता है नॉर्मली, मतलब बिना एनर्जी लूज किए, ऐसा समझो, मतलब एक कमरा बन गया है, उस कमरे में एनर्जी लेवल तो बना हुआ है भाई, पाथ तो है, लाइन है, लेकिन एक लाइन से दूसरी लाइन बहुत आसानी से जा सकते हैं, तो वो जो एक पूरा एरिया बन जाता है, वो जो पूरा एक एनर्जी लेवल बन जाता है, एक पूरा एनर्जी बैंड बन जाता है, इसी को हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। मतलब दिस इज सिंपली ग्रुप ऑफ मेनी एनर्जी लेवल्स सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है भाई, ग्रुप ऑफ मेनी एनर्जी लेवल्स सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है भाई, इसको हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। अब इस एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन आपको यहां पे दिखाया गया है। आप देखिए यहां पे हम लोग एक ऐसा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जो थर्ड पीरियड का है। ठीक है भाई, थर्ड पीरियड का होगा तो वो 3s और 3p इसी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा होगा। मान लो 3s2 3p2 तक जा रहा है। ठीक है भाई, 3s2 3p2 तक जा रहा है ना, तो 3s2 3p2 तक अगर जा रहा है मान लो, तो बाद का जो 3 है, क्योंकि p में 3 और खाली होगा, सॉरी 4 खाली होगा, 6 होगा टोटल, उसमें 2 भरा हुआ, 4 खाली है, तो वो खाली है, कुछ ऑर्बिटल्स जो है वो खाली है। अच्छा 3p6 में जो 6 जगह होता है उनका तीनों का एनर्जी लेवल लगभग बराबर माना जाता है कि नहीं बताओ? बराबर माना जाता है। तो इसलिए जब वो बहुत दूर हैं, देखो क्रिस्टल फॉर्मेशन को बताया गया है, बहुत दूर हैं, तो 1s2 अलग है, 2s2 अलग है, 2p6 अलग है, 3s2 अलग है, 3p6 अलग है, इसी ऑर्डर में रहता है ना। अब हम लोग उनको नजदीक ला रहे हैं, सारे एटम्स नजदीक आ रहे हैं, तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे, r3 डिस्टेंस को काफी लार्ज डिस्टेंस है, सब एकदम सेपरेटेड है, लेकिन अब जब हम लोग नजदीक लाना शुरू किए वैसे वैसे 3s2 और 3p6 इन्फ्लुएंस्ड होना शुरू होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वो सब एक दूसरे के 3s2 और 3p6 को क्या करना शुरू करता है? इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है। और इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ, इन्फ्लुएंस करने की वजह से क्या होता है भाई, कि ये लोग स्प्लिट करना शुरू करते हैं, मतलब एनर्जी लेवल्स बहुत सारे बनने शुरू हो जाते हैं, और उसमें जो खाली ऑर्बिटल है, जो खाली एनर्जी लेवल्स हैं, वो एक अलग बैंड बना देते हैं, और जो भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं वो एक अलग बैंड बना देते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हमने तो कंसीडर किया ना 3s2 3p6 वाला, 3p2 वाला, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, समझ रहे हो? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 और 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 जो ऑर्बिटल है वो खाली है। देखिए होगा कि नहीं इसमें? समझ रहे हैं? क्योंकि बाकी का जो 4 3p4 है, ये जो बाकी है 3p6 तक जा सकता था ना, तो वो 4 खाली है। तो क्या करेगा कि जो खाली ऑर्बिटल्स हैं वो एक अलग एक बैंड बना देंगे, और जो भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं वो एक अलग बैंड बना देंगे, और उनके बीच में एक गैप आ जाता है। तो ये जो 2 बैंड बने हैं, वैसे एनर्जी लेवल्स जो भरे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। वैसा बैंड जो किसका ग्रुपिंग है? भरे हुए एनर्जी लेवल्स का ग्रुपिंग है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वो लोग जब मिलके एक बैंड बनाते हैं उसका नाम क्या है? वैलेंस बैंड। तो ये भरा हुआ होगा, और वैसे ऑर्बिटल्स जो खाली थे
वो एनर्जी लेवल जब मिलके एक ग्रुपिंग करते हैं और एक एनर्जी बैंड बनाते हैं, उनका उसका नाम है कंडक्शन बैंड। क्यों कहते हैं इसको कंडक्शन बैंड? अगर वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो हाई एनर्जी पे, देखिए आप ध्यान से, तो कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी का बैंड और वैलेंस बैंड लो एनर्जी का बैंड। उसका कारण भी है, कोई चीज अनसैटिस्फाइड है तो उसका एनर्जी ज्यादा होता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो सेटिस्फाई हो गया, तो उसका एनर्जी कम हो गया। तो वैलेंस बैंड का इसलिए एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी अधिक है। तो अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ और उसको एनर्जी मिलता है तो कहां जाएगा? सीधा कंडक्शन बैंड में जाएगा। ये जो बीच का गैप है ना, फॉरबिडन गैप है, आएंगे उस पर। तो वैलेंस बैंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर एनर्जी पाता है तो उसको मिल जाता है कंडक्शन बैंड, और वहां पे जाके वो घूम सकता है। वैलेंस बैंड तो पैक था, वहां घूमने का कोई जगह ही नहीं था। अब कंडक्शन बैंड में 2-4 इलेक्ट्रॉन गया, वो खूब मजा कर रहा है ना, जैसे अर्थ वालों को मार्स मिल गया हो, है ना, खूब मस्ती से घूम रहा। तो वो कंडक्शन बैंड है। वहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन पॉसिबल है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है, दैट इज वाई उसका नाम क्या है? कंडक्शन बैंड। ठीक है भाई, यहां पे लिखा है, देखिए ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल, इनके बीच में एक गैप होता है। अब देखिए, वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल, यही दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं समझने के लिए, क्योंकि इसका नीचे वाला लेवल और इसके लेवल में कोई एनर्जी गैप नहीं है। आप समझिए, आराम से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी लेवल से उसके जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जा सकता है। इस पूरे बैंड में इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर होना बहुत ही आसान है, ये मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। इसको हम लोग EV से डिनोट करेंगे। और लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हमको यहां से यहां पहुंचाना है तो इसी गैप को पार करा देना हो, समझे ना? तो आराम से वो यहां से यहां चला जाएगा, यहां तक नहीं जाने की जरूरत है, यहां पहुंच गया उसके बाद आराम से घूम जाएगा, वो घूम लेगा। तो इसीलिए हमारे लिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इंपॉर्टेंट है। और इनके बीच का जो गैप है, इसको हम लोग कहते हैं EG से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैप। EG को सिंपली एनर्जी गैप भी कह दिया जाता है, लेकिन ये जो रीजन है इसको फॉरबिडन गैप कहते हैं। इस रीजन को क्यों फॉरबिडन गैप कहते हैं? क्योंकि ये फॉरबिडन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गो इनटू दैट। आपको पता है पहले से भी फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स थी। अब देखिए 1s2 है, 2s2 है, इसके बीच का एनर्जी लेवल फॉरबिडन है। कोई इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देते हैं, वो मान लो ग्राउंड स्टेट में था, तो सीधा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बीच वाला एनर्जी वो नहीं ऑब्टेन कर सकता। तो वही इस क्रिस्टल के बनने के दौरान वो जो फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स थे वो यहां पे आ गए, और उन्होंने बना लिया फॉरबिडन गैप नाम का एक जगह, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है कि वो जा सके। वो या तो वैलेंस बैंड में रहेंगे या कंडक्शन बैंड में रहेंगे। ये बैंड थ्योरी, और इसके बेसिस पे हम लोग किसी भी मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। पहले इतना कॉपी करें। तो चलिए अब देखने जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर होगा, कोई सब्सटेंस इंसुलेटर होगा, और कोई सब्सटेंस क्या होगा? सेमी कंडक्टर। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हाँ भाई देखेंगे ध्यान से। तो पहले कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। एक होता है पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, मतलब उसका जो वैलेंस बैंड बना ना वो ही पूरा फिल्ड नहीं, मतलब ये जो रूम बना वो रूम में आदमी तो है लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं। अगर एकदम सोचो कि एक के पीछे एक करके आदमी को पूरा भर दिया जाए तो किसी आदमी के मोशन का जगह रहेगा? नहीं रहेगा, तो वो मूव नहीं कर पाएगा। तो पहले वैलेंस बैंड की सिचुएशन यही थी,
नॉर्मली जो वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे, वैलेंस बैंड में सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ था, लेकिन ये कंडक्टर के केस में स्पेशल ये है कि उसका वैलेंस बैंड जो होता है वो पार्शियली एम्प्टी होता है या पार्शियली फिल्ड होता है, तो उसके पास जगह बचा हुआ है, इस खाली जगह में वो मूव कर सकता है और इसकी वजह से कंडक्टर में कंडक्शन पॉसिबल है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है ओवरलैपिंग कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। हमने देखा था कि वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाला और कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला, इनके बीच में थोड़ा गैप था, उसको हम लोग फॉरबिडन गैप कह रहे थे। लेकिन अगर दोनों ओवरलैप कर जाएं, मतलब कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला ईसी लेवल ईवी लेवल से नीचे चला आए तो फिर ओवरलैपिंग बैंड बनेगा। अब वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ भी रहेगा तो भी उसके पास एक्स्ट्रा जगह है। ऐसा समझ लो कि 2 रूम था और उसके बीच में एक पैसेज फोड़ लिया हम लोग, है ना, तो आराम से ये भरा हुआ भी था तो भी वहां लोग उसमें से इसमें से उसमें आराम से जा सकता है और इसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल है। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन कंडक्टर। एक पॉसिबिलिटी है पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड का और दूसरा पॉसिबिलिटी है ओवरलैपिंग कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड का। इन दोनों ही केसेस की वजह से कंडक्टर में कंडक्शन पॉसिबल है। अब हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जो हमने आइडियल फॉर्मेशन दिखाया था, उस आइडियल फॉर्मेशन में इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एकदम फिट बैठता है। इसमें वैलेंस बैंड अलग होता है, कंडक्शन बैंड अलग होता है। वैलेंस बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड ऊपर, वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ, कंडक्शन बैंड पूरा खाली, ईसी ऊपर रहेगा, ईवी नीचे रहेगा और इनके बीच का गैप रहेगा एनर्जी गैप। अब इसका एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो अगर एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो वैलेंस बैंड में है उसमें क्या किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी नहीं आएगा कि वो कहां जा सके, कंडक्शन बैंड में। So even at elevated temperature in insulators, none of the electrons get sufficient energy to reach in conduction band. या none of जो है वो थोड़ा exaggeration हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि insignificant number of electrons get energy। 1-2 चला भी जाए तो उसके कंडक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम लोग बात कर रहे हैं 10 to the power 20 और 10 to the power 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग की, मेटल्स में उस लेवल के नंबर फ्लो करते हैं, तो 2-4 इलेक्ट्रॉन चले भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो insignificant number of electrons have sufficient energy to go from valence band to conduction band and hence current flow in insulator is negligibly small। ठीक, आप इसमें टेम्परेचर कम कर दीजिएगा तब तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो बिल्कुल आपको कंडक्शन है ही नहीं। ऐसे भी कोई अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन चला भी गया और कंडक्शन करा भी रहा है 2-4-5 इलेक्ट्रॉन तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एमीटर लगाइएगा 0 करंट दिखाएगा क्योंकि इनसिग्निफिकेंट है वो। अब हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी पिक्चर वैसे ही है, वैलेंस बैंड पूरा फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, लेकिन इसमें जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास कुछ एनर्जी आ जाता है रूम टेम्परेचर पे और इसकी वजह से वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और वो जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो कंडक्शन पॉसिबल होगा। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सेमीकंडक्टर्स हैव पार्शियल कंडक्टिविटी। थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी जो होता है वो क्यों होता है, इसी वजह से होता है। लेकिन इसमें भी अगर आप टेम्परेचर लो करेंगे, आप देखिए हाई टेम्परेचर पे मिल रहा है ना एनर्जी, तब तो ऊपर जा रहा है। अगर टेम्परेचर आप लो करेंगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें भी कंडक्शन नहीं होगा और जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करके 0 केल्विन पे पहुंच जाएंगे, दिस इवन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है भाई, वो तो करेगा नहीं, वो तो ऐसे भी लो टेम्परेचर कर दो, 100 केल्विन भी कर दो तो भी परफेक्ट इंसुलेटर, वो तो इंसुलेटर ही है। लेकिन सेमीकंडक्टर भी 0 केल्विन पे परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब सोचिए अगर टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे होगा, तो वैलेंस बैंड में भी उनका एनर्जी लेवल 0 केल्विन पे थोड़ा नीचे आ जाता है। तो जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वो वैलेंस बैंड में एक्वायर करते हैं
उस हाईएस्ट एनर्जी लेवल को हम लोग फर्मी लेवल कहते हैं, और उस समय जो एनर्जी उनके पास होता है उसको हम लोग फर्मी एनर्जी कहते हैं, है ना भाई। तो ये इतनी बातें जाननी थी हमें रिगार्डिंग बैंड थ्योरी, और उससे कैसे हम लोग ये कंडक्शन नेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन करते हैं। बाकी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।